हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश व बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया है। और ये एक बड़ी प्रक्रिया है, कार्रवाई कह सकते हैं आप। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी थी इनकी तैनाती। बंगाल के डीजीपी तीसरी बार किए गए हैं पदमुक्त। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के गृह सचिवों को उनके पद से हटा दिया है। इनके खिलाफ यह कार्रवाई गृह सचिव के साथ उनकी मुख्यमंत्री सचिवालय में भी तैनाती होने के चलते की गई है। आयोग ने इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के सामान्य प्रशासन विभाग, जिसे जीएडी बोला जाता है, के सचिव को भी उनके पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने इस कदम को चुनाव में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे आयोग की ओर से की गई इस कार्रवाई ने राज्यों के प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। आयोग ने इस दौरान बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार के खिलाफ फिर कार्रवाई करते हुए उन्हें लगातार तीसरी बार चुनाव से पहले पद से हटा दिया है। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें पद से हटा दिया गया था। आयोग ने उनके साथ ही बंगाल के मुख्य सचिव को डीजीपी पद के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस दौरान 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर जमे हुए लोगों को भी हटाने का फैसला किया है। आयोग ने यह कार्रवाई सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व सुखविंदर सिंह संधू के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के बाद की है। एनडीए ने बिहार में बांटी सीटें, भाजपा को 17, जदयू को 16। घटक दलों से लंबे विमर्श और एक एक सीट का हिसाब लगाने के बाद एनडीए ने बिहार में सीटों का बंटवारा कर लिया है। लोकसभा की 40 सीटों वाले बिहार में भाजपा समेत ज़्यादा 17 सीटों पर लड़ेगी। जदयू को 16 और लोजपा यानी कि रामविलास पासवान वाली पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसे हम बोला जाता है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि रालोमो को एक एक सीट मिली है। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने दावा किया है कि राजद यानी कि एनडीए के सभी घटक दल पूरी ताकत से लड़ेंगे और बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। दिल्ली में भाजपा कार्यालय में सोमवार को एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोली गई हैं। यानी 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे एसबीआई। कोर्ट चुनाव बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में आनाकानी कर रहे देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक एसबीआई को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फटकार सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई की तरफ से किन कंपनियों ने किन राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है, इसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं देने पर नाराजगी जताई है। एसबीआई के रवैये को मनमाना करार देते हुए उसे 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड को लेकर पूरी जानकारी देने को कहा है। यह भी कहा है कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा विशेष नंबर यानी कि यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर बताना होगा ताकि इसके खरीदार और भुनाने वाले राजनीतिक दलों का पता चल सके। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमने एसबीआई को सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। इसमें बॉन्ड के नंबर भी शामिल हैं। एसबीआई सूचना देने में चयनात्मक नहीं हो सकता है। एसबीआई का रवैया ऐसा लग रहा है कि वह चाहता है कि हम उसे बताएं कि किन सूचनाओं को जारी करना है और फिर वह उसका पालन करे। यह सही नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जेबी पर्डीवाला और मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली खंडपीठ ने कहा है कि एसबीआई 21 मार्च शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर कर बताए कि उसने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है और कोई भी जानकारी उसके पास नहीं रखी है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों को हिदायत, प्रभावित ना हो चुनावी प्रक्रिया।
चुनाव के मौसम में इंटरनेट मीडिया पर खास नजर है। सरकार ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए कहा है जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित न हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्मों, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर 15 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को एआई या किसी भी रूप में गलत कंटेंट को उपलब्ध या अपलोड होने, उसके प्रसारित होने या उसे शेयर से रोकने के उपाय करने के लिए एक बार फिर कहा है। मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि एक्स, फेसबुक, इंस्टा जैसे सभी इंटरमीडिएटरीज को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म के संसाधन या एआई मॉडल का इस्तेमाल कर ऐसे किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण कंटेंट का प्रसारण न हो जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एआई की मदद से किसी भी व्यक्ति की नकली आवाज़ या असली दिखने वाले उनके नकली वीडियो का कंटेंट आसानी से प्रसारित किया जा सकता है। पिछले 1-2 साल में दुनिया के अन्य देशों में चुनावी बॉन्ड में एआई के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया है। कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को किया जा सकता है गिरफ्तार, सीबीआई। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है। जांच एजेंसी ने मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सिसोदिया को जमानत मिलने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, वह इसमें बाधा डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस मामले में अभी ईडी को भी अदालत के सामने अपनी दलीलें रखनी है। सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया पूरी साजिश के मुख्य आरोपित और सरगना है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया का संवेदनशील दस्तावेजों और सबूतों से सामना कराया गया है। जिस दिन केस दर्ज किया गया था उसी दिन सिसोदिया ने फोन तक नष्ट कर दिए थे। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच में उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस अभी जांच का महत्वपूर्ण चरण बाकी है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि मामले में अदालत की कार्रवाई धीमी गति से चल रही है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर अदालती कार्रवाई में देरी हो रही है तो आप 3 माह बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि चीन की दबंगई का मुकाबला। तिब्बत चीन की दुखती रग है। इस दुखती रग को छेड़कर ही उसे उसी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। लेखक जो हैं वो सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं विजय क्रांति। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर से उकसावे वाला बयान दिया है। उसके रवैये से साफ है कि वह अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। चीन ने तिब्बत पर अपने कब्जे का इस्तेमाल करते हुए जब अक्साई चीन को हड़पने का काम किया था तब प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू ने कड़ी प्रतिक्रिया वाला पत्र चीन सरकार को भेजने का निर्देश दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ही यह कहते हुए पत्र को रुकवा दिया गया था कि चीन से रिश्ते खराब करने के बजाय वह खुद इस सवाल को चीनी प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे, लेकिन कभी यह मुद्दा उठ नहीं पाया। जब इस भारतीय इलाके में बनी 1200 किलोमीटर लंबी सड़क G219 के उद्घाटन समारोह के लिए चीन की सरकार ने पिकिंग यानी कि आज का बीजिंग में भारतीय राजदूत को भी न्योता भेजा, तब भी नेहरू सरकार की जो मूल आपत्ति बस इस सवाल पर थी कि चीन सरकार के मजदूर भारत से वीजा लिए बिना वहां कैसे गए। अक्साई चीन का क्षेत्रफल पूरे भूटान देश जितना है। इस पर अपने कब्जे और इसी काराकोरम हाईवे के रास्ते पाकिस्तान से जुड़कर अब चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र के लिए स्थायी रूप से गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। चीन की हेकड़ी और दादागिरी घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। चीन ने तिब्बत पर जबरन किए गए कब्जे को समय के साथ न केवल बहुत मजबूत कर लिया है बल्कि तिब्बत को अपनी नई सैन्य छावनी की तरह इस्तेमाल करते हुए वह आए दिन भारत, नेपाल और भूटान के इलाकों पर दावे करता रहता है। तिब्बत को आधार बनाकर
चीन ने न केवल 1962 में भारत पर एकाएक हमला बोलकर हजारों वर्ग किलोमीटर लंबी जो जमीन हड़प ली है, बल्कि तिब्बत की नदियों पर दर्जनों बांध बनाकर वह भारत आने वाले पानी को रोकने और उसका हथियार की तरह इस्तेमाल करने का अभियान भी चला रहा है। 2002 और 2005 में कम से कम 3 मौकों पर चीन तिब्बत की नदियों के पानी को रोककर और फिर उसे अचानक छोड़कर भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर चुका है। भारत सरकार को उकसाने के लिए चीन सरकार 7 साल में कम से कम 3 बार अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों और कस्बों को चीन के नामों की घोषणा कर चुका है। यहां तक कि उसने अरुणाचल प्रदेश को एक चीनी नाम जांगनाना भी दे दिया है, जिसका चीनी भाषा में अर्थ होता है दक्षिणी तिब्बत। तिब्बत पर चीन के औपनिवेशिक कब्जे और वहां की जनता के मानवाधिकारों के सवाल पर दुनिया भर में चीन की किरकिरी का असर कम करने के लिए अब वहां की सरकार तिब्बत के बजाय उसके चीनी नाम सिजोंग को प्रचारित करने में लगी हुई है। चीन की ऐसी प्रत्येक हरकत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय हर बार उसी चिरपरिचित बयान को दोहराता है कि अरुणाचल हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। चीन के बेतुके दावे से इस जमीनी हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता है कि अरुणाचल भारत में ही है। विदेश मंत्रालय का बयान देखने में भले ही तर्कसंगत लगे, लेकिन यह मोदी सरकार की छवि के अनुसार कम और नेहरू युग के जुबानी जमा खर्च जैसा ज्यादा लगता है। इसलिए जब तक चीन का तिब्बत पर कब्जा बना रहेगा, तब तक दक्षिण एशिया पर उसकी दादागिरी इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसलिए चीन की इस दुखती रग पर प्रहार करके ही उसके जो अक्खड़पन पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश पर दक्षिणी तिब्बत नामांकन के चीनी दावों का सही जवाब यही होगा कि तिब्बत पर उसके गैर कानूनी कब्जे को चुनौती दी जाए। दुनिया में अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई शक्तियां भारत की नीति में इस बदलाव का वर्षों से इंतजार कर रही हैं। चीन के खिलाफ तिब्बत का एक ब्रह्मास्त्र जैसा है जिसे अब तक भारत ने भुलाए रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल है चीन की दबंगई का, ये तो डिस्कस कर चुके हैं, देश को नई दिशा देने वाला चुनाव। यह जनादेश ऐसा भारत बनाएगा जो अपने मूल्यों, संस्कृति और जन की गणतंत्रात्मक ऊर्जा से संचालित होगा। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया नेशनल सेरेंथा थ्रू पार्टिसिपेशन एंड एंटरप्राइजेस के लेखक शशांक मणि द्वारा। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पुनर्जागरण के आह्वान पर एक जनमत संग्रह के तौर पर भी देखे जाएंगे। आज़ादी के अमृत काल में हो रहे आम चुनाव देश के उभरते मध्यम वर्ग के लिए एक उत्सव सरीखे भी है, जिसे इन दिनों मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया कहा जा रहा है। यह 80 करोड़ से अधिक मजबूत वर्ग ना तो बहुत अमीर है और ना ही बहुत गरीब है। यह वर्ग अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत के मिशन में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह यह चुनाव अनूठा है क्योंकि यह मतदाताओं को अगले 25 साल के प्रयास का समर्थन करने की चुनौती देता है, जिसके परिणाम देखने के लिए कई लोग तो शायद जीवित भी ना रहें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद का आकार बढ़ाना विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इस वृद्धि को आकार देने की प्रक्रिया में लाखों लोगों को शामिल करना महत्वपूर्ण होगा। यह हमारे गणतंत्र को फिर से परिभाषित करते हुए लाखों नागरिकों के जीवन का संचालन करेगा। विकासशील भारत को केवल भौतिक सुखों से नहीं मापा जा सकता है। यह एक अमेरिकी सभ्यता की महज नकल करना होगा। अमृतकाल नागरिकों को पंच प्रण के माध्यम से जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की बात करता है, जिसके लिए नागरिक शपथ भी ले रहे हैं। मोदी का प्रभाव केवल एक बड़े वर्ग में ही नहीं, बल्कि वह उस जन समूह को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए भी प्रयासरत है। इसके लिए वह एक अलग विकास मॉडल तैयार करते दिख रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से अमेरिका का राज्य केंद्रित चीन द्वारा चुने गए रास्ते से अलग मार्ग है। कई संकटों से जूझ रहे दुनिया
में मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया अन्य उभरते देशों को अपना केंद्र खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले साल G20 की सफल अध्यक्षता ने इस नेतृत्व का संकेत तब दिया जब प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानव दर्शन से प्रेरित होकर भाजपा ने आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक दीर्घकालिक प्रयास किया, जो अब मध्यम वर्गीय भारत को स्वयं की ऊर्जा से आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दे रहा है। पीएम मोदी ने 10 साल देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सरकार को तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया है। इसमें डिजिटल तकनीक का सक्रिय उपयोग करना और नागरिक केंद्रित होना सबसे महत्वपूर्ण था। अब देश एक नई छलांग के लिए तैयार है। यह न केवल जीडीपी में वृद्धि करेगा बल्कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण के अनुरूप लोगों की मानवीय क्षमता का भी विकास करेगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार। केंद्र सरकार की ओर से डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए समर्पित नीति लाए जाने का काम चल रहा है। इस नीति पर अंतर मंत्रालयीय स्तर पर चर्चा का अंतिम दौर चल रहा है और जल्द ही यह नीति जारी कर दी जाएगी। दिल्ली में भारत मंडपम में सोमवार को शुरू हुए स्टार्टअप महाकुंभ में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश सिंह ने ये जानकारी दी है। कार्यक्रम में डीपीआईआईटी सचिव ने कहा कि स्टार्टअप्स को देश और स्वयं के लाभ के लिए अपने इनोवेशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बदलना चाहिए, यानी कि बौद्धिक संपदा में बदलना चाहिए। व्यापक शोध एवं विकास इसका उत्तर है और सरकार एक अलग समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति बनाने की प्रक्रिया में है। अंतर मंत्रालयीय चर्चा पूरी होने के बाद इसे जल्द सामने लाया जाएगा। सरकार फंडों का फंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि आप डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए अलग विंडो देखेंगे। 9 वर्षों में बीमा क्षेत्र को मिला 54,000 करोड़ का एफडीआई। बीते 9 वर्ष के दौरान घरेलू बीमा क्षेत्र को 54,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। वित्तीय सेवाओं के सचिव वीके जोशी का कहना है कि सरकार की ओर से विदेशी पूंजी प्रवाह के नियमों को और उदार बनाए जाने से इस क्षेत्र में एफडीआई बढ़ा है। एक साक्षात्कार में विवेक जोशी ने कहा कि 2014 में बीमा क्षेत्र एफडीआई की सीमा 26% थी। सरकार ने 2015 में इसे बढ़ाकर 49%, 21 में 74% कर दिया था। वहीं 2019 में बीमा मध्यस्थताओं में एफडीआई की सीमा जो है इसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया था। जोशी ने कहा कि इन्हीं सुधारों का नतीजा है कि बीमा कंपनियों को दिसंबर 2014 से दिसंबर 2024 के दौरान 53,900 करोड़ रुपए का एफडीआई मिला है। इस दौरान बीमा कंपनियों की संख्या भी 53 से बढ़कर 70 हो गई है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज। तीसरा विश्व युद्ध बस एक कदम दूर, पुतिन। 6 वर्षों के लिए 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने चेताया है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर है। पुतिन की चेतावनी इसलिए अहम व डराने वाली है क्योंकि वह विश्व के सर्वाधिक परमाणु हथियारों व हाइपरसोनिक मिसाइलों वाले देश के सर्वशक्तिमान नेता हैं। विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध से जुड़ी यह चेतावनी उन्होंने इसी महीने तीसरी बार दे दी है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन्य संगठन नाटो के विशेषज्ञ पहले से यूक्रेन में हैं और रूस से युद्ध में यूक्रेनी सेना को सलाह दे रहे हैं। अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपनी सैनिक भेजे तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। पुतिन की इस चेतावनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1962 के क्यूबाई मिसाइल संकट के बाद सबसे ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। अमेरिका के नजदीक क्यूबा में मिसाइल तैनाती के मुद्दे पर 1962 में तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने आ गए थे। पुतिन ने फिलहाल यूक्रेन में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की जरूरत से इनकार किया है और राष्ट्रपति चुनाव को बड़े अंतर से जीता है। और जीतने के बाद पुतिन ने पत्रकारों से कहा कि आधुनिक विश्व में हर चीज संभव है। जो हो रहा है उससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका है और शायद यह किसी के हित में
नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत की यात्रा पर आ सकते हैं यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुबेला इस माह के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। 2 साल पहले यूक्रेन रूस युद्ध के शुरू होने के बाद यह देश की उनकी पहली यात्रा होगी। उम्मीद है कि कुलेबा अगले कुछ माह में स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति सम्मेलन के लिए भारत का समर्थन मांगेंगे। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि यात्रा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो कुलेबा मार्च के अंत में नई दिल्ली में होंगे। तो ये आज का यानी 19 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।